स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। क्या आप भी एनटीपीसी ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं? अगर हां तो आज का यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का बहुत सारा लेक्चर आएगा। आज हम उन सवालों को हल करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि आज का टारगेट है 50 में से 35 सवाल सही करना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आज का यह टेस्ट आपकी असली तैयारी की पोल खोल देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण। देखिए एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिए। तो अगर आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, वीडियो को पॉज कर रहे होंगे और कमेंट में अपना जवाब जरूर लिख रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है आपका है ताम्र पाषाण। यह पाषाण युग में नहीं आता है। पाषाण युग के 3 है, एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ताम्र पाषाण तांबा और पत्थर को मिला के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। तो ऑप्शन है आपके 55 56, 57 58, 54 55, 53 54। तो इसका जो सही उत्तर है आंसर बी है 57 से 58, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहां है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? तो रायसेन जिले में है, विंध्य पर्वत श्रेणी में है। तो यह ध्यान रखिएगा। और इसका जो खोज किया गया था वो विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। तो भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके पास है सैकड़ों वर्षों के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों के कारण, गुफाओं की संरचना के चिन्हों के कारण, प्रारंभिक धातु के चिन्हों के कारण, सतत उपभोक्ता या मानव जीवन के आवासीय चिन्हों की वजह से। तो इसका सही उत्तर है सतत उपभोक्ता मानव जीवन के आवासीय चिन्हों की वजह से भीमबेटका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। भारत के नव पाषाणकालीन शिला चित्रकला कहां पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलोरा, बाघ गुफाएं। ध्यान से देखिए, यह भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया और यह भी है भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि और सभ्यता के प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल को सही कालानुक्रम है? तो पाषाण काल को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसका सही है, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण और फिर आता है आपका नव पाषाण काल। और यहां पे इसका आंसर है डिटेलिंग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर, संखोद, नागेश्वर, रोपड़। तो इसका जो सही उत्तर है उसका है नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए हम लोग नागेश्वर, जो कि गुजरात है, वहां से हम लोग प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? कोट दीजिए, बनावली, बालू, रोपड़। तो रोपड़ जो है यह आपका पंजाब में स्थित है। रोपड़ के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसकी खोज 1950 में हुई थी और यहां पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किस हड़प्पा घाटी सभ्यता में मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाया जाता था? तो रोपड़ ऐसा है जो पंजाब में स्थित है, यहां दफनाया जाता था। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? गुजरात, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो धोलावीरा जो है आपका गुजरात में स्थित है। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है 1968 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में यूनेस्को ने इसको 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बंदरगाह भी है। क्या है भाई? धोलावीरा में बंदरगाह नहीं है, ये लोथल में है। चलिए आगे, लोथल एक पुरातात्विक स्थल किस सभ्यता से जुड़ा है? तो लोथल जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक स्थल है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, किस तरह का था? तो भैया ये याद रखिएगा, आयताकार टैंक था, आयताकार था ये। तो भैया
मोहनजोदड़ो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से विशाल स्नानागार, आयताकार टैंक था यहां पे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही था। अब मोहनजोदड़ो की खोज ध्यान रखिएगा राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे सेल से निर्मित नाचने वाली देवी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा शहर की खुदाई के कारण है उस शहर का नाम, उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और यह थी रावी नदी के किनारे। तो इसका आप याद रखिएगा, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर है, रावी नदी के तट पे 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था और इसके जो उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी कौन था? मोहनजोदड़ो का। दयाराम साहनी किसका है भैया? हड़प्पा का। अब माधव स्वरूप वत्स भी थे जिसमें दयाराम साहनी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। किस नदी के? रावी नदी। कहां पे है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो भाई मोहनजोदड़ो का जो इसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो इसका है भाई देख लीजिएगा, सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है? महाजनपद शब्द का अर्थ है, ऑप्शन है आपके, रहने का स्थान, बाजार स्थल, समुदाय का टीला, पत्थर स्थल। यह ऑप्शन थोड़ा सा मुझे पेचीदा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ना महाजनपद होता है बड़ा नगर, तो बड़ा नगर का हम ले सकते हैं रहने का स्थान से, लेकिन इसका जो सही अर्थ होता है बड़ा नगर होता है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उपस्थित है। तो यहां पे है, देख लीजिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनके बनाना, मृण भांड धातु की वस्तुएं बनाना और तांबे की निर्मित वस्तुएं आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, धोलावीरा। तो ये था आपका धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पानी का बहुत ही अच्छा सिस्टम था और इसकी खोज 1931 में MC मजूमदार ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो भैया सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, यह है इसका सही उत्तर। पत्थर को कांसे का रूप देते हुए मूर्ति की नर्तक किस स्थल से पाई गई है? तो कांसे का जो दिया गया है यह आपको मिला है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो जिसमें से लोथल जो है आपका गुजरात में पाया जाता है, धोलावीरा भी गुजरात में पाया जाता है, लेकिन लोथल भी है गुजरात में पाया जाता है। तो लोथल के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गोदी भी आपको मिला हुआ है, ठीक है। इसका जो खोज 1968 में SR राव ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। उर्स जो है नहीं है। तो चलते अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के इनमें से किस स्थान से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी, लोथल। तो ये जो आपको मिला है धोलावीरा से जलाशय के पीने वाले पानी के जलाशय मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभालने की हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, रेम व्हीलर। तो भैया पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जो थे व्हीलर थे। कौन थे? व्हीलर। ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एरिक मॉर्टिगर व्हीलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस पुरातत्वविद द्वारा की गई? SS राव, BB लाल, RD बनर्जी, दयाराम साहनी। तो अभी हमने देखा था कि RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा ये किया गया था, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की पहली खोज RD बनर्जी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास किस क्षेत्र में फैली थी? ये रहे आपके ऑप्शन। तो ध्यान से देखिएगा, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम भारत के इलाके में ये फैली हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी आता है।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, रेल परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक। तो भैया नगर नियोजन प्रणाली के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो इसका नगर नियोजन उन्नत था। सिंधु सभ्यता क्या है? नाप युगीन, लोह युगीन, अर्ध युगीन, कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। यहीं पे कांस्य की खोज की गई थी। हड़प्पा की निम्नलिखित भवनों में से किसकी पूजा की जाती है? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो पे मुहर में स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिभुजाकार आकृति में देवता की आकृति मिलती है। पशुपति के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी दिया है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें से पशुपति रहता तो हम पशुपति पे जाते, तो यहाँ पे स्वास्तिक है, तो भाई स्वास्तिक का तो पूजा हम करते ही करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सबसे उन्नत युग को खोजा था? कब खोजा था भाई? ये है 1955, 70, 80, 90। तो भैया ये है 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पे निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित मिलता है? बेल, शेर, लोमड़ी, भालू। तो भैया ये जो मिलता है आपका बैल मिलता है, जो वहां के मुहरों पे मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, नागेश्वर। तो मोहनजोदड़ो जो है शिल्प कला से नहीं है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जानते हैं। मंडल, अनुवाक, सूक्त, पदपाठ। तो ये जो 10 है इसे हम मंडल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में बांटा गया और उन पुस्तकों को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भैया ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र या ऋचाएं है। और ये ऋचाएं जो है देवताओं की स्तुति करते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा यंग जटिल शब्दों का अर्थ व्याकरण के लिए जटिल शब्दों का अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो व्याख्या के लिए जटिल शब्दों का हम निरुक्त का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका, वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है और 6 वेदांग है। और ये है आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग कितने? 6। जो निरुक्त जो है वेदों का कठिन शब्द के बारे में बताता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, महाभारत। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ये रहे भाई राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। धातु वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला संगीत से, युद्ध कौशल से। तो इसका जो है धातु वेद का युद्ध कौशल कला से। निम्न में से किस वेद से संगीत से संबंधित ज्ञान संकलित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो संगीत जो है ना 100 याद रखिएगा, गाना से 100 संगीत सामवेद से। तो ये यहाँ पे है, ध्यान से रखिएगा कि सामवेद संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ ही होता है आपका संगीत, ठीक है। ये देवताओं की पूजा के समय गाना जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचा है, जिनमें 75 को छोड़ के सारा जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। वेदों के इनकी आंतरिक संरचना और विषय वस्तु साहित्यिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से वेदों के अंग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? तो भैया अथर्ववेद है। कौन है भाई? अथर्ववेद है। तो वेद 4 है। सुदास उपासक किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो सुदास जो आपका है वो है अथर्ववेद से संबंधित है। सुदास उपासक अथर्ववेद की शाखा से संबंधित है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र है। और अथर्ववेद के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि जादू, टोना, चिकित्सा, लोक जीवन से संबंधित विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में है। ऋग्वेद तो सबसे पुराना हो गया, सामवेद में आपका गायन से संबंधित, यजुर्वेद में यज्ञ प्रणाली के बारे में लिखा गया है। भारत की वैदिक काल अवधि काल कब माना जाता है? तो भारत की वैदिक काल अवधि जो है 1500 से 500 BC के आसपास माना जाता है। कहीं कहीं 600 BC भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत की वैदिक काल अवधि काल कब माना जाता है? ये यही क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, मंत्र। तो यजुर का अर्थ होता है आपका बलिदान। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान।
चरक ने किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर में, ऋग्वेद में, साम में, अथर्ववेद में। तो भैया चिकित्सा की बात जो है, जादू टोने और की बात जो है अथर्ववेद में दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो भैया गलत जोड़ी चंद्रगुप्त मौर्य में है, सही है। बिंबिसार गुप्त, ये गलत है। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का था, तो इसका ही यही उत्तर हो गया। देख लीजिएगा यहां पे सारा चीज लिखा हुआ है, डिटेल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगिरी, उज्जैन, कौशाम्बी। तो सबसे सशक्त था राजगिरी, जो मगध का राजधानी था। तो पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र बना, तो राजगिरी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त राज्य की राजधानी थी? ये तो हमने देख ही लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? पावापुरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर। तो इसका जो सही उत्तर है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है कुंडग्राम, जो कि वैशाली में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु या निर्वाण है ये आपका पावापुरी में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, सार्थ, वर्धमान। तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। जैन मत संस्थापक को क्या कहा जाता है? तो जैन मत संस्थापक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है तीर्थंकर। तो इनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। जैनों के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? गोमेतेश्वर, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव। तो 24वें को कहा जाता है महावीर स्वामी। तो 24वें को महावीर स्वामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर, जैन धर्म, पार्षद धर्म? तो जैन का संप्रदाय, जैन धर्म तो खुद एक संप्रदाय है, तो इसके 2 संप्रदाय हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और आप सभी ईमानदारी से कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें, और आगे इस तरह का टेस्ट हम और भी लाते रहेंगे। अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।